नमस्कार साथियों, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। अब आप सब लोगों के साथ में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, अपना जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद हम जीएस की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए खास करके हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। और हिस्ट्री में भी खास करके हम लोग शुरू करते हैं ये जो पुर्तगीज़ आते हैं, यूरोपीय कंपनियां आती हैं। ये जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं उनके आने का कारण क्या है, क्यों वो आती हैं, अचानक से आती हैं। इसके बाद वो धीरे 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 एक कंपनी आती है, फिर दो आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है। उसके बाद तो कह सकते हैं कि एक तरह से वो पूरा छा जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के लगभग पूरे भारत पे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, हर तरफ सिर्फ यूरोपीय कंपनियों का ही वर्चस्व होता है। आप लोग जानते ही हैं कि यूरोपीय कंपनियां किस तरीके से आके बिल्कुल से छा जाती हैं, वो है ना। तो हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों से, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यूरोपीय कंपनियों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने लगा है और हमें समझना भी चाहिए कि यूरोपीय कंपनियां आखिर क्यों आई और अचानक से वो आते ही क्यों छा गई। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हमारी शुरुआत होती है पुर्तगीज़ कंपनी से, पुर्तगाली कंपनी से होती है। तो एक मिनट, पुर्तगाली कंपनियां सबसे पहले क्यों आती हैं, सबसे बाद तक रहती हैं, है ना। तो ये हम पुर्तगाली कंपनी के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पुर्तगाली कंपनियां सबसे पहले क्यों आती हैं और क्या कारण होता है कि पुर्तगाली कंपनियां सबसे पहले आती हैं। सबसे बाद में फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना। कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में उसकी स्थापना ही होती है, पर पुर्तगाली कंपनी तो 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है ना। 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। चौदह सौ अट्ठानवे में वास्को डी गामा आता है। कहाँ पे आता है, ये आता है केरल के कालीकट में आता है। ये केरल के कालीकट में आता है। केरल के कालीकट में जब ये आता है ना, कह सकते हैं कि केरल के कालीकट में इसका स्वागत कौन करता है, वहां का राजा जिमोरिन। राजा कौन होता है, वहां का राजा जिमोरिन होता है। ये जिमोरिन राजा रहता है, ये इसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है। हालांकि वास्को डी गामा के आने से वहां पे जो पहले से ही अरबीज रहते हैं या अन्य यूरोपीय जैसे जो वेनिस और जिनेवा से जो व्यापारी लोग रहते हैं या जो अरब व्यापारी लोग रहते हैं, वो वास्को डी गामा के आने से बहुत खुश नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि ये वास्को डी गामा आ रहा है, इसके पीछे फिर पुर्तगीज़ कंपनी आएगी, यानी पुर्तगाली कंपनी आएगी। उसके बाद फिर उनके व्यापार को, जो उनका व्यापार है, उनका एक अधिकार है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अरब व्यापारियों को ये पता था कि पुर्तगाली नौसेना के माध्यम से इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमें कभी न कभी व्यापार में पीछे ढकेल देंगे। और ख़ास करके जो यूरोप और जो पूर्वी एशिया के बीच में व्यापार था, उसका जो सबसे बड़ा मीडिएटर कह सकते हैं वो कौन था, वो था तुर्की। यहाँ पे तुर्की है, ये तुर्की था।
तुर्की जो है वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाता था, अरब के भी साथ मिल के भी कमाता था। खास करके लाल सागर और अरब सागर के बीच में, फारस की खाड़ी के बीच में जो व्यापार होता था, क्योंकि जो भी व्यापार उसमें हिंद महासागर के जरिए होता था, जितना भी व्यापार होता था, वो चाहे खंबात की खाड़ी से हो या गुजरात के जो तटीय बंदरगाह होते थे, है ना, और जो केरल के खास करके मालाबार और कोचीन, इस तरह के जो तटीय बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों से जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी के माध्यम से या अदन की खाड़ी के माध्यम से या अरब सागर के माध्यम से होता था। और पुर्तगालियों के आने के पहले इस पे तुर्की और अरबियों का आधिपत्य था, यानी कि तुर्की और अरब व्यापारी ने एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा था इस पे। और इस तरह से कब्जा कर रखा था कि पुर्तगालियों को इनको हटाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जाके ये पुर्तगाली जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग जिसको कहते हैं, कहाँ पे खोल पाते हैं पुर्तगाली। पहला दुर्ग इनका खुलता है 1503 कोचीन में। ये प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में कि पुर्तगाली सबसे पहले अपनी दुर्ग या फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, तो वो कोचीन में स्थापित करते हैं, 1503 में कोचीन में स्थापित करते हैं। वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में आता है। कहाँ आता है? केरल के कालीकट में आता है। राजा कौन रहता है? जिमोरिन रहता है। जिमोरिन उसका स्वागत करता है। ये सब प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी जीएस का एग्जाम हो, जहाँ पे जीएस पूछा जाता है। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा आज के समय में डीप पढ़ाई करनी चाहिए। सिर्फ वन लाइन से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से जीएस का विस्तार हो रहा है, हर एग्ज़ाम में जीएस वैल्यूएबल होता चला जा रहा है, वहाँ पे हमें जीएस के थोड़ा सा कंटेंट हमें पता होना चाहिए कि कैसा कंटेंट हमको चाहिए। तो इस वजह से आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी इंडिया में आती है, ठीक है। वास्को डी गामा अमेरिका को खोजते खोजते भारत आ जाता है 1498 में, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है? 1503 में ये कोचीन में पहला दुर्ग स्थापित हो जाता है। अगर आप लोगों को कुछ नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं सारा पीडीएफ आपको बना के दूंगा। और आपके एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा वो कनेक्शन हट गया था, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इन सब चीज़ों का पीडीएफ तो बना के दूंगा ही दूंगा, पर जिन लोगों को नोट करना हो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। जैसे वास्को डी गामा कब आया? 1498 ईस्वी में आया। कहाँ का था वो? पुर्तगाल का था। कहाँ पे आया? केरल के कालीकट में आया। शासक कौन था? जिमोरिन था, ठीक है ना। ये पांच क्वेश्चन, तो 5 बिंदु के अगर आप देखें तो 5 पॉइंट तो आपको तुरंत मिल गए, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ पे बनाया? कोठी, तो वो कोचीन में बनाया, 1503 में बनाया। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। पुर्तगाली का पहला जो वायसराय रहता है, यानी कि
पहला पुर्तगाली वायसराय जो 1505 में आता है और 1509 तक रहता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है। ये जब आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ये पुर्तगाली सरकार रहती है, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, खास करके व्यापार को इस तरह से बढ़ाया जाए कि पुर्तगाली सरकार को फायदा ही फायदा हो, या ये कह सकते हैं कि यूरोप और पूर्वी एशिया से होने वाले व्यापार, खास करके जो समुद्री रास्ता है, उसको किस तरह से समुद्री रास्ते पे आधिपत्य करे पुर्तगाली कंपनी, इन सब चीज़ों को लेके इसको एक आदेश मिला हुआ था। आदेश ये था कि ये किसी भी तरीके से, चाहे वो मतांतरण के जरिए, चाहे वो युद्ध के जरिए, चाहे वो छल बल के जरिए, किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से किसी भी शासक को मिलाना हो, किसी को डराना हो, धमकाना, किसी भी तरीके से इसको ये था कि जो पुर्तगाली कंपनी है उसको भारत में स्थापित करना था। पुर्तगाली कंपनी को सिर्फ भारत में स्थापित ही नहीं करना था, व्यापार भी बढ़ाना था, साथ में पूर्वी एशिया की तरफ, खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया, विशेष करके से इंडोनेशिया के मलक्का, जो मलक्का का बंदरगाह था, उसको भी ये आदेश था कि इन सब चीज़ों को यूरोप से ये चल के पूर्वी एशिया के क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जितनी भी व्यापार की संभावनाएं हैं, उन सब को ये पूरा करे और सरकार के मन मुताबिक चीज़ों को करे। इसलिए जब भी आप देखते हैं तो ये आता है, मगर इसका टाइम थोड़ा सा कम रहता है। फिर आता है 1509 में फ्रांसिस्को डी फिर दूसरा पुर्तगाली वायसराय आता है अल्बुकर्क। 1509 से 15 के बीच ये रहता है। अल्बुकर्क को ही फ्रांसीसी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है ना, अल्बुकर्क को। यहाँ पे ये भी आपको जानना चाहिए कि 1510 में गोवा पे अधिकार कर लेता है। पुर्तगालीज कंपनी 1510 में गोवा पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। यानी कि गोवा हुआ, दमन हुआ, दीव हुआ, ये वो क्षेत्र हैं जिनको पुर्तगाली कंपनी ने सॉफ्ट टारगेट किया था, या ये कह सकते हैं यहाँ के जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इनका प्रतिरोध झेल सकते। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्बुकर्क 1509 से 15 के बीच में रहा। दूसरा पुर्तगाली वायसराय है। पुर्तगाली ने गोवा पे अधिकार कब किया? 1510 में किया, ठीक है ना। तो ये 1510 में किया। हालांकि 1535 में पुर्तगालीज की गोवा जो है वो सांकेतिक राजधानी भी बन जाती है। सांकेतिक राजधानी का मतलब एक सिंबॉलिक कैपिटल बन जाती है गोवा,
यानी कि गोवा को लेके पुर्तगाली एकदम अस्वस्थ रहते हैं। आप देखते हैं कि सबसे पहले आक्रमण या सबसे पहले अधिकार 1510 में पुर्तगाली ने गोवा में किया, और ये वही गोवा है जो कि स्वतंत्रता के सबसे बाद जो है पुर्तगाली छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले और सबसे बाद तक कौन सी कंपनी ने शासन किया भारत में, तो आपका उत्तर होगा एक तो पुर्तगाली होगा, दूसरा वो क्षेत्र गोवा होगा। किस स्थान पे किया? गोवा को किया। कंपनी कौन थी? पुर्तगाली थी। तो ये जो प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ एक तरह से प्रश्न आजकल नहीं आ रहे हैं, एक बिंदु में कई सारी चीज़ें समाहित होती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आज हम सिर्फ कोशिश ये करें कि पुर्तगाल के विषय में समझें, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों में मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो पुर्तगाली से आते हैं, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, सबसे पहले दुर्ग बनाते हैं, सबसे पहले कोठी बनाते हैं, सब कुछ ये पहली बार करते हैं, है ना। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पुर्तगालीज़ के विषय में पढ़ते हैं। इसके साथ में ही आप देखते आगे देखेंगे कि क्या ऐसा होता है कि आगे चल के अकबर भी जो है पुर्तगाली नौसेना से कार्ड लेता है। यानी कि जो अकबर इतना शक्तिशाली मुगल शासक रहता है कि उसको भी अपनी जो नौसेनाएं होती हैं, जो सामान व्यापार के लिए जो जहाज जाते हैं, उसके लिए इसको भी अकबर को भी परमिट लेना पड़ता है, पुर्तगाली से पैसा देना पड़ता है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि पुर्तगाली हिंद महासागर से लेके वो जो यूरोप तक के समुद्री रास्ता था, उस पर इन्होंने एक छत्र अधिकार कर लिया था, एक अधिकार था इनका, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे। बहुत जल्दी हमें भागने की जरूरत है नहीं, चीज़ों को समझेंगे। ये जैसे अभी पुर्तगाली के विषय में समझ रहे हैं कि आखिर ये क्यों आए। अच्छा, जैसे वास्को डी गामा आया तो वो किस रास्ते से होके आया था, आजकल ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आसा अंतरिक्ष जो वास्को डी गामा आता है, उसका रास्ता क्या रहता है? आसा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक हिंदी में आसा अंतरिक्ष, एक इंग्लिश में केप ऑफ गुड है ना। तो ये वो रास्ता है जो ये सीधे रास्ते से आता है भारत, है ना। और बाद में इसी रास्ते से जो है वो जाता है। जब वापस जाता है, तो जब वास्को डी गामा वापस जाता है, तो जो कालीकट के राजा रहते हैं जमोरिन साहब, उन्होंने इसको काली मिर्च दिया था, बाकायदा सुगंधित पदार्थ दिया था जिसको, और मसाले दिए थे जो है। तो ये वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस पहुंचता है, तो ये उस सामान को आप समझिए कि जो इसकी आने जाने की, रहने की, खाने पीने की जो यात्रा में व्यय होता है, उसके अलावे वो 60 गुना अधिक पे बेचता है भारतीय सामान को। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय मसालों की यूरोप में क्या डिमांड थी। और मैं यहाँ एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय मसालों की मांग यूरोप में क्यों इतनी अधिक होती थी, क्या कारण है। कि आप देखते होंगे कि शुरू से ही, प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से ही भारतीय मसालों की यूरोप में धूम रहती है ना। उसका कारण ये है, कई जगह पे ये मिलता है, कई जगह पे ये बताया जाता है कि जाड़ों में जब शीतकाल का समय आता था, ठंड में खास करके यूरोप में, तो वहाँ पे चारे का, जैसे जो जानवर होते थे उनके लिए चारे का अभाव हो जाता था, चारों की कमी हो जाती थी। तो वो लोग यूरोपी क्या करते थे कि जानवरों को मार के नमक लगा के रख देते थे, और उसको इस तरह से प्रिजर्व कर देते थे, सुरक्षित रख देते थे कि बाद में उसको वो खा सकें, अच्छे से उसका यूज कर सकें। और मसाले, तो मसालों की आवश्यकता पड़ती थी, और यूरोपी कह सकते हैं कि भारतीय मसालों के दीवाने थे। या दक्षिण पूर्वी, जैसे जहाँ जहाँ से भी मसाले जाते थे, खास करके पूर्वी एशिया के क्षेत्रों से, भारत के मसालों की तो बात ही क्या है, प्राचीन इतिहास से हम लोगों ने देखा है। तो कारण यही था कि जब शीतकाल आता था तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। प्रमुख कारण यही है इसका कि भारतीय मसालों की डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे, तो उसको मसालों के साथ लगा के अपना वो चटपटे के तरीके से खाते पीते थे। ऐसा कई जगह पे मिलता है ना। तो इस वजह से हमको लगा कि बताना ज़रूरी है कि
भारतीय मसालों की या दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों के मसालों की इतनी यूरोप में डिमांड क्यों होती थी। तो इस वजह से ये मामला हुआ। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो साथियों ये था थोड़ा सा जीएस से संबंधित एक शुरुआत हुई है। खास करके इतिहास से हम लोगों ने जीएस को शुरू किया है, और मेरा ये मानना है कि जीएस का सबसे प्रमुख जो हिस्सा होता है वो इतिहास ही होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है। किसी भी जीएस के ये 3 स्तंभ होते हैं, जो 3 पेपर होते हैं वो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है। आप कहीं से भी कैसा भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन तो एक मुश्त यहीं से आ जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन। तो हमारी शुरुआत ये है कि हमने यहाँ से शुरू किया है। आगे हम और जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। आप लोग अपने सुझाव दीजिए, है ना। जहाँ पे जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हमको और इसको डीप में पढ़ाना है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग भेजिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या सुधार किया जाए। मेरी ये पूरी कोशिश है। अभी तो आज ये पहला ही दिन है, आगे आगे आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप लोगों ने सुनी होगी, पर मेरी ये कोशिश है कि जो भी मैं आपको जानकारी दूँ ऑथेंटिक रहे, और ख़ास करके इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी और पर्यावरण, इन सब चीज़ विषय से। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा पूरे शेड्यूल के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार के लिए इंतज़ार है। नमस्कार।